तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें आपके कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, जीके जीएस करंट अफेयर से उसका हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जिसमें इस प्रैक्टिस सेट में हमने कवर किया है एसएससी सीजीएल 2023 और दिल्ली पुलिस 2023 में जो आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। देखिए, जब हम दिल्ली पुलिस का एग्जाम एनालिसिस करा रहे थे तब हमने देखा था कि एसएससी सीजीएल की उसी बीच जो है आंसर की आई थी। एसएससी सीजीएल के आंसर की में देखने के बाद पता चला कि एसएससी सीजीएल के काफ़ी सारे प्रश्न, लगभग 70% जो प्रश्न हैं वो एग्जैक्ट वही प्रश्न रिपीट होकर के आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो अभी रिसेंट में एसएससी के द्वारा कौन सा एग्जाम कराया गया तो वो है आपका दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल इन दोनों के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं दोनों आपके एग्जाम के प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया अपने प्रैक्टिस सेट में। उसके बाद में रिसेंट में आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आंसर की आई है, तो उसके भी प्रश्नों को हम कवर करेंगे क्योंकि एसएससी का यही एक तरह से फंडा कह सकते हैं कि जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ होता है उसके प्रश्न डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस शिफ्ट में 14 जुलाई 2023 को एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपके जितने प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको हम जानकारी भी देने वाले हैं और आपकी बढ़िया प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। और दिल्ली पुलिस के भी कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 4 बजे आपको यह प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, देखिए, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? और यही सेम प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है, और सीजीएल के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, 13.40 मीटर, 13.50 मीटर, 14 मीटर या फिर 15 मीटर। चलिए आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर इसका 13.40 मीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकल बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है। अब यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, जो आपकी क्रिकेट की पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 22 गज उसकी लंबाई होती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है, कितने मिनट तक फुटबॉल जो गेम है वो चलता है, पहला हाफ कितना होता है, दूसरा हाफ कितना होता है, ये सब आपको यहाँ पर कवर करके जाना है क्योंकि यही प्रश्न रिपीट होकर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फिलहाल इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो एकल के चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई 5.18 मीटर यानी कि 17 फुट होती है। ठीक है, तो चौड़ाई तो कितनी होती है, 5.18 मीटर होती है। और अगर पूरी लंबाई की बात करें तो 13.40 यानी कि 13.40 मीटर, जिसे हम 44 फुट कहते हैं। तो ये आपकी चौड़ाई हो गई 17 फुट और लंबाई हो गई आपकी 44 फुट। ये दोनों आपको याद रखना है। आपकी लंबाई पूछी गई थी सीजीएल के एग्जाम में और दिल्ली पुलिस में, हो सकता है जीडी में आपसे चौड़ाई पूछ ले, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका 14 जुलाई को पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, अकाउंटेंट जनरल, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। ऑप्शन नंबर 3 है महानिदेशक। ऑप्शन नंबर 4 है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और ऑडिटर जनरल। बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, जो सरकारी प्रमुख है वो कौन होता है? तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक और ऑडिटर जनरल जो है वो आपका प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है भारतीय CAG विभाग का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो देखिए, वरीयता क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वरीयता क्रम देख लीजिए। ये वरीयता क्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के समान दर्जा रखता है। यानी कि जो अपना CAG होता है, ठीक है, जो अपना कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर का दर्जा यह रखता है। एक बार यह प्रश्न भी एसएससी में ही पूछा गया है। ठीक है, देखिए कि अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल GC मुर्मू जो हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, वो वर्तमान में भारत के CAG हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 148 में जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। ठीक है, CAG के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संरक्षण के संबंधों से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन से त्योहार में संरक्षण को लेकर के बात कही जाती है? बैसाखी, करवा चौथ,
छठ पूजा या फिर रक्षाबंधन। प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। सीजीएल 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का ये प्रश्न है। सही आंसर आपका रक्षाबंधन हो जाएगा। संरक्षण का अर्थ है यहाँ पर जो एक तरह से किसी की रक्षा करना, और इसमें आप जानते हैं रक्षाबंधन के पर्व में जो भाई है वो बहन से कहता है कि हम जिंदगी भर आपकी जीवन भर आपकी रक्षा करेंगे, आपका संरक्षण करेंगे। तो डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें संरक्षण के संबंधों से जुड़ा हुआ बताया जाता है, तो वो आपका रक्षाबंधन का त्यौहार हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा सकता है रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो अगस्त के महीने के आसपास रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले भाई सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सामने रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। लगातार आपकी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करवाने वाले हैं, और कोई फालतू के प्रश्न नहीं, वही ऑथेंटिक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हैं। रिसेंट एग्जाम दिल्ली पुलिस में और एसएससी सीजीएल में, हेड कांस्टेबल में, जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है वही प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, ये बात आप शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में, इस वीडियो को शेयर कर देना, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इतना बड़ा सा प्रश्न आया था आपके इसी एसएससी सीजीएल 14 जुलाई के एग्जाम में। प्रश्न देखिए, वैदिक आर्यन सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है कि 7 नदियों के द्वारा सूखा क्षेत्र। 7 में से एक नदियों में एक झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? 7 नदियां हुआ करती थी, ठीक है, जहां पर आपके आर्यन लोग रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। तो 7 नदियों में से एक नदी झेलम थी। अब यही झेलम का पुराना नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया। थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछा है सीजीएल में, लेकिन स्पेशली आपसे बस इतना पूछा है कि झेलम का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अस्कनी, परुष्णी, विपाशा या फिर वितस्ता। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको आंसर बता दें, सही आंसर वितस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो झेलम का जो वास्तविक नाम है वो वितस्ता है। देखिए, झेलम पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है। ठीक है, वर्तमान नाम जो है इसका वो रोमन कृत नाम है। रोमन जो लोगों के द्वारा नाम दिया गया है वो झेलम है। ठीक है, प्राचीन काल में झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। जो आर्यंस के द्वारा नाम दिया गया था वो वितस्ता था, और रोमन के द्वारा जो नाम दिया गया उसे हम झेलम कहते हैं, झेलम। ठीक है, जबकि चिनाब को अस्कनी के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है, तो चिनाब का नाम अस्कनी है। ब्यास का पुराना नाम क्या है, तो ब्यास का पुराना नाम है विपाशा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? आपको पता है ताप्ती नदी कहाँ कहाँ पर बहती है। बेसिन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई नदी जो कहीं से होकर के बह रही है, वो कौन कौन से राज्यों में से होकर के जाती है। जिन जिन राज्यों से होकर जाती है वही उसका बेसिन पार्ट कहलाता है। अब आपसे ताप्ती के बारे में पूछा कि कौन सा तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में ताप्ती नदी नहीं बहती है। कहाँ कहाँ बहती है, आइए देख लेते हैं। देखिए, तापी नदी मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार की गवालीगढ़ पहाड़ियों से निकलती है, स्पेशली मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, जो कि बैतूल में स्थित है। ठीक है, और फिर पश्चिम की ओर बहती है। याद रखना, ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ना कि देखिए ज़्यादातर जो नदियां हैं वो या तो उत्तर में बहती हैं या फिर पूर्व में निकल जाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, देखिए नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश इन 3 राज्यों से होकर के बहती है। तो ये 3 राज्य जो है वो तापी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो भाग है वो ताप्ती बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं। अगर आपके पास में आंसर की हो तो आप देख सकते हैं, आंसर की में आप मैच कर सकते हैं। ये 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्म दिवस मनाया था। वह निम्नलिखित में से कौन से नृत्य रूपों की प्रतिपादक है, यानी कौन से नृत्य से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। अब ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया था। ये पूछा गया कि मृणालिनी साराभाई का संबंध है। अब 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, लेकिन 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा है, और मैं 101% आपसे कह सकता हूँ कि एसएससी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न 2 से 3 शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं मृणालिनी साराभाई के बारे में। पहले ऑप्शन देख लें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम या फिर यक्षगान। कौन से नृत्य से संबंधित है मृणालिनी साराभाई? आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर भरतनाट्यम और कथकली, इन 2 नृत्यों से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। देखिए, मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक थीं। वह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेष नृत्यांगना थीं और कोरियोग्राफर एवं नृत्य प्रशिक्षक थीं। तो भरतनाट्यम और कथकली ये दोनों नृत्यों में जो है स्पेशलिस्ट थीं, और इन दोनों नृत्यों को ही ये सिखाती थीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सितार से संबंधित है, जो सितार वाद्य यंत्र को बजाता है। वाद्य यंत्रों से इस बार बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं उनको हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, सितार और सारंगी ये इस बार बहुत बार पूछा गया दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, अली अकबर खान, विलायत खान, बहादुर खान या फिर अमजद अली खान। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा, कौन यहाँ पर सितार बजाता है। सही आंसर विलायत खान हो जाने वाला। ठीक है, विलायत खान जो है वो सितार से संबंधित है। देखिए विलायत खान का जन्म 1928 में गौरीपुर, जो इस समय बांग्लादेश में है, एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रख्यात सितार वादक उस्ताद इनायत हुसैन खान थे। ये भी आपको याद रखना है कि उस्ताद इनायत हुसैन खान किससे संबंधित हैं, तो वो भी सितार बजाते थे। इनकी जल्दी मौत के बाद इन्होंने अपने नाना और मामा से सितार बजाना सीखा था। ठीक है, तो उस्ताद विलायत खान जो हैं वो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, और इनके पिता इनायत खान जो हैं वो भी यही बजाते थे सितार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया फुटबॉल 2022 का जो है मेजबान रहा था। ये प्रश्न भी आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के रीसेंट एग्जाम में पूछा गया, कि हमने एग्जाम एनालिसिस करवाया है दिल्ली पुलिस का, और एसएससी जीडी का भी हम आपका पर डे एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कौन था मेजबान महिला एशिया कप 2022, कहां पर हुआ था। जापान, बांग्लादेश, भारत या फिर चीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है भारत। भारत में यह खेल आयोजित किया गया था, कब से कब तक, तो 20 जनवरी से 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी कर लेना है यहाँ पर, 20 जनवरी से 6 फरवरी, 20 जनवरी से 2 बार ये 20 जनवरी लग गया। ठीक है ना, देखिए 20 जनवरी से 6 फरवरी तक महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, तो मेजबान कौन रहा था, भारत रहा था। अब इसका विजेता कौन है, गूगल पर आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होगा कि ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि जो एशिया कप हुआ था महिला वाला भारत में, वो कौन जीता था। ठीक है, चलिए बाकी इसका आंसर हम टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा सा प्रश्न है, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर काफ़ी सारे पूछे गए हैं, चलिए आंसर देख लेते हैं। पहले आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन या फिर कुश्ती। कुल मिलाकर के ये जो कुलकर्णी साहब हैं वो कौन से खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाने वाला है शतरंज। ये शतरंज यानी कि चेस से संबंधित है कुलकर्णी साहब। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। तो भक्ति कुलकर्णी, जिनका जन्म 19 मई 1992 को गोवा में हुआ था, एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2012 में वुमेन ग्रैंड मास्टर, 2019 में इंटरनेशनल मास्टर का फिडे खिताब इन्होंने जो है जीता था। ठीक है, भक्ति कुलकर्णी। ठीक है, शतरंज में उनके योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड के से इनको सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है, शतरंज खेल से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेख में नागरिकता कौन से भाग से संबंधित है, यानी कहां से कहां तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से 3, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या फिर अनुच्छेद 51 का। बताइए कौन से आर्टिकल में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक भारत में नागरिकता का वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। देखिए तो भारत में एकल नागरिकता, ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कैसी नागरिकता की व्यवस्था है। ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस से पूछा गया था, और कहाँ से ली गई, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई। कहाँ से, हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है, और नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन किया गया है। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। कौन से राज्य से संबंधित है लाडली बहना योजना। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब ये तो भाई फेमस योजना हो गई है, इसी की वजह से जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो मध्य प्रदेश में वापस आई। बीजेपी जो सरकार है वो इसी योजना की वजह से मध्य प्रदेश में वापस आई थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना का लाभ अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की द्वारा चलाई गई इस योजना का फायदा प्रदेश की हर वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत 1,000 रुपये दिए जाते हैं, जो अब बढ़ा करके 1250 रुपये कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ये आपका दिल्ली पुलिस का प्रश्न है जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऐसी गेंद जो बल्लेबाज के सीधे पैर पर आकर लगती है उसे हम क्या कहते हैं? ओवर पिच, यॉर्कर, बाउंसर या फिर नो बॉल? क्या कहते हैं जो सीधे पैर पर आकर के लगती है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका इसका हो जाएगा यॉर्कर। ऐसी गेंद को हम यॉर्कर कहते हैं। आपने जो लोग क्रिकेट के थोड़े बहुत जानकार होंगे उनको पता होगा, मान लीजिए बल्लेबाज यहाँ 3 स्टंप हैं, बल्लेबाज यहाँ पर खेल रहा है, ठीक है। अब अगर गेंदबाज जब बॉलिंग कराता है उसकी गेंद सीधे आकर के यहाँ पर स्टंप के पास में गिरती है, या तो बल्लेबाज के पैर में लग जाए तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है, या विकेट में जाकर के सीधे लग जाती है, तो ऐसी गेंद को हम यॉर्कर बॉल कहते हैं। लासित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह इसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये यॉर्कर बॉल की जानकारी हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शकूर खां और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों के द्वारा निभाया जाता है? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। हालांकि यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 के एग्जाम का है, ठीक है। चलिए, सारंगी, शहनाई, गिटार या फिर बीना, बताइए कौन सा वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों के द्वारा बजाया जाता था? प्रश्न का सही आंसर सारंगी। ये सारंगी बहुत फेमस रहा है क्योंकि सारंगी के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो शकूर खान और पंडित राम नारायण को आपको याद रखना है। देखिए, उस्ताद शकूर खान 1905 से 1975 ये इनका जन्म समय हो गया। 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट सारंगी वादकों में से एक थे। उनकी पहचान किराना घराने से हुई थी, जो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे और छात्र थे। तो याद रखना, ये उस्ताद शकूर खान कौन से घराने के हैं? किराना घराने के हैं। कभी कभी घराना भी पूछ लिया जाता है। वह भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले सारंगियन थे। यानी कि जो सारंगी बजाने वाले जितने भी लोग थे उनमें पद्मश्री पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? तो उस्ताद शकूर खान को मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, IBEF 2021 के अनुसार भारतीय दवा उद्योग दुनिया में कौन से मात्रा के आधार पर कौन सा रैंक रखता है? 9वां, 5वां, 11वां या फिर तीसरा? ये भी आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ये हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लिया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पर है। वर्तमान में भारत का जो फार्मा उद्योग है वो तीसरे नंबर पर है। और भारत की सर्वश्रेष्ठ फार्मा कंपनी वर्तमान में कौन सी है? तो सन फार्मा जो है वो पहले नंबर पर है भारत में। देखिए, भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग 2024 तक $65 बिलियन और 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग का मूल्य वर्तमान में $50 बिलियन है, ठीक है। भारत फार्मास्यूटिकल का एक प्रमुख निर्यातक है। 200 से अधिक देशों में भारतीय फार्मा का निर्यात होता है, ठीक है। भारतीय दवाएं लगभग 200 से अधिक देशों में बेची जाती हैं, भेजी जाती हैं, निर्यात की जाती हैं, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ी कौन सी है? तो सन फार्मा कंपनी भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। और विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, और यह प्रश्न भी 101% आपके जीडी एग्जाम में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 का प्रश्न है। रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, लिवरवॉर्ड या फिर फियोफाइसी? कौन सा है जो लाल शैवाल जिसको हम कहते हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाने वाला है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को लाल शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रोडोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर लाल शैवाल कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर में लाल रंग द्रव्य आर फाइकोएरिथिन की प्रबलता होती है। इसके अलावा इनमें पाए जाने वाले अन्य प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होते हैं। तो क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल डी भी इसमें पाया जाता है, और ये आर फाइकोएरिथिन नामक जो रंजक पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, और इसी को हम लाल शैवाल कहते हैं। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये लगभग 15 प्रश्न हम आपके लेकर के आए थे। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और अब हम इसमें हेड कांस्टेबल जो भी रिसेंट में जो है आंसर किया, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था सीआरपीएफ का, उसके प्रश्नों को शामिल करेंगे, सीजीएल के प्रश्नों को शामिल करेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमने एग्जाम एनालिसिस कराया है, उसके प्रश्नों को शामिल करेंगे, और रिसेंट में जो भी आपकी आंसर किया जाएगी उसके सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी एक बेहतरीन तैयारी एसएससी जीडी की एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके और आप एक सीट अपनी पक्की कर सकें एसएससी जीडी 2024 में और 2025 में। 2024 और 25 दोनों वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। अभी आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वो आपका 2024 वाला है। इसके बाद में आपका अगस्त में फिर फॉर्म भरे जाएंगे और सितंबर में फिर से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर हम आपको एसएससी सीजीएल और आपके एसएससी जीडी के लिए फ्री में आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं,
ठीक है। सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से है, आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की जो नई बुक आई है वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर और आदित्य पटेल सर दोनों की फॉर्मूला बुक आपको मिल जाएगी, राकेश यादव सर ने जो फॉर्मूला बुक लॉन्च की है वो भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्नों की संख्या बढ़ानी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में और अधिक प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।